नमस्कार, आप देख रहे हैं BTVlive.in। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको नीतीश कुमार का भी चाणक्य कहा जाता है और जो लालू यादव के भी चाणक्य कहे जाते रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई नीतीश बनाम तेजस्वी की है और बिहार की सियासत पर अनिश्चितताएं हावी हैं। अनिश्चितताएं इसलिए क्योंकि एक वक्त था जब ये कहा जाता रहा कि नीतीश के मुकाबले कोई दूसरा चेहरा बिहार में नहीं है। तेजस्वी यादव ने इस लड़ाई में न सिर्फ वापसी की बल्कि एक परसेप्शन भी क्रिएट किया कि वो न सिर्फ इस लड़ाई में हैं बल्कि लड़ाई कांटे की है और नीतीश कुमार की मुश्किलें लगातार तेजस्वी यादव बढ़ा रहे हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि 10 नवंबर को क्या होने जा रहा है। और हम बात करने यहाँ पहुँचे हैं शिवानंद तिवारी से। शिवानंद तिवारी जी के बारे में ही मैंने कहा कि न सिर्फ उनको लालू यादव का चाणक्य कहा जाता रहा है बल्कि नीतीश कुमार का चाणक्य भी कहा जाता रहा है। सर, 10 तारीख को क्या होने जा रहा है? 10 तारीख को चुनाव का नतीजा आएगा। महागठबंधन जो है वो बहुत माने इत्मीनान से बहुमत जो है हासिल करेगा और उसके बाद जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे 10 तारीख को। और 10 तारीख के बाद माने एक हफ्ते के अंदर जो है इस तरह की घटनाएं घटित होने जा रही हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके पीछे आपकी चाणक्य नीति क्या है? देखिए, आप इसलिए जब जब भी चुनाव का जिक्र आ रहा है और तेजस्वी यादव का जिक्र इस चुनाव में आ रहा है, तो आपका एक बयान सोशल मीडिया पर खूब टहल रहा है। आपने कहा था कि शेर का बेटा हो, बाहर निकलो, और मान के देखिए चलिए आपकी देखिए बात। जिस तरह के शब्द का आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें बड़ा दिक्कत होती है। मान लीजिए चाणक्य हैं, नीतीश कुमार के चाणक्य हैं, लालू यादव के चाणक्य, इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। दूसरे आदमी के ईगो को ये हर्ट करता है। मान लीजिए तेजस्वी इतना मेहनत कर रहे हैं, तेजस्वी ने एजेंडा सेट किया बिहार के चुनाव को, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। नहीं, मेरा संदर्भ दूसरा था, मैं बताऊं। नहीं, कोई भी संदर्भ हो, लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि लोग जो है ये समझेंगे कि देखिए साहब ये अपने आप को बड़ा तिस्मार खां समझ रहे हैं और तेजस्वी का चाणक्य जो है अपने आप को साबित कर। इसलिए हम ये चाहेंगे कि इस तरह का हाइपर बॉल जो है किसी के बारे में कहने से उस आदमी को फायदा नहीं होगा, उसको नुकसान होता है। मैंने ये बात इसलिए कही थी सर क्योंकि अ, जब वो एक आप अलग चीज है। जब देखिए जब आपने आप किस जेडीयू में संदर्भ थे। में कहा, वो एक अलग चीज है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग पुराने आदमी हैं, काफी दिनों से लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। इसलिए उस आधार पर जो बिहार के समाज को हम लोगों ने समझा है, बिहार के समाज में जो बदलाव हुआ है पिछले माने 40-50-10 वर्षों में, उसको हम लोग देखे हैं। उसके आधार पर मान लीजिए कोई विश्लेषण आदमी करता है तो ये माने अनुभव जो है, अनुभव आप स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। अनुभव जो है जीवन से ही आप हासिल करते हैं और उसके आधार पर किसी बात को कहते हैं। तो थोड़ा उसमें लोगों को लगता है कि नहीं साहब ये बात जो है तार्किक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी चाणक्य की भूमिका में है। थोड़ा मैं अपने दर्शकों को भी समझा देता हूँ। सर नाराज हो गए। हमने ऐसा क्यों कहा? जब आप जेडीयू में थे, सीएम नीतीश कुमार फिर ब्लोअर। आप वहीं उसको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? उसको सर बहुत सवाल है हमारा। एक्सप्लेन करने की। नहीं नहीं, एक्सप्लेन नहीं, सवाल है हमारा सर। जेडीयू में जब आप थे, सीएम नीतीश कुमार जिसको ब्लोअर की हवा बता रहे थे, आपने उनको आगाह किया था कि हल्के में मत लीजिए पीएम मोदी को। और अब बिहार चुनाव में जिस तरह से पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, जिनसे सीएम नीतीश कुमार को कभी दिक्कत थी, तो ये बात बार बार कही जा रही है। बिहार के सियासत के गलियारों में ये सवाल लगातार टहल रहा है कि नीतीश कुमार को जिनसे परहेज था, अब उन्हीं के साथ मंच साझा कर रहे हैं। और वो ढाल बने हुए हैं नीतीश कुमार की, अगर वाकई नीतीश कुमार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर है तो। देखिए ना, उस समय जो हमने कहा था, परिस्थिति सामने थी ना भाई। परिस्थिति सामने थी कि एक आदमी जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री था और वो आदमी उसने अपने ज़िंदगी की शुरुआत जो है, जैसा उनका कहना है कि चाय की दुकान से उन्होंने शुरू की। चाय की दुकान से जिस आदमी ने अपने ज़िंदगी की शुरुआत की, वो उस समय तक प्रधानमंत्री के कुर्सी का सशक्त दावेदार हो गया था। तो स्वाभाविक है किसी अंधे आदमी को भी ये बात समझ में आएगी कि इस व्यक्ति में कुछ खास है, जिसकी वजह से मैंने
अपने ज़िंदगी की शुरुआत उसने कहाँ से की और आज वहाँ कहाँ पहुँचा है। तो ये तो बिल्कुल दिखने वाली, समझने वाली बात थी। और हमने यह भी कहा था कि देखिए, हम वो मजबूत आदमी है, उसका व्यक्तित्व मजबूत है, इसलिए हमारे जैसा आदमी जो है डरता है। क्यों डरता है? इसलिए कि आरएसएस की विचारधारा जो है उसके रग रग में है। और मेरा ऐसा मानना है कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो देश को जोड़ने वाली विचारधारा नहीं है, देश को तोड़ने वाली विचारधारा है। ये बात आज के दिन भी साबित होता है कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया कल, उस भाषण में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को भारत माता की जय कहने से परहेज है, या उन्होंने कहा कि जय श्री राम से परहेज है। अब भारत माता की जो वो कल्पना करते हैं, वो भारत माता, हमको लगता है कि वो बांझ समझते हैं भारत माता को। भारत माता के 135 करोड़ माने संतान हैं। आप जो है माने 135 करोड़ संतानों की कोई चिंता नहीं करते हैं, उनके दुख की, उनकी तकलीफ की, उनकी जो परेशानी है, उनके अंदर जो बेरोजगारी के कारण, गरीबी के कारण जो कुछ उनको झेलना पड़ रहा है, या अभी जिस ढंग से आपने लॉकडाउन किया उसकी वजह से जो भारत माता के संतान हैं वो सड़कों पर दिखाई दिए, लाखों की तादाद में दिखाई दिए, और अमानुषिक श्रम, हजार हजार किलोमीटर, 2-2 हजार किलोमीटर पैदल यात्रा करके वो चलते हुए दिखाई दिए। उसके पहले मैंने आपने नोटबंदी कायम लागू कर दिया बगैर सोचे विचारे। अब सब लोग कह रहे थे, मनमोहन सिंह ने मैंने पार्लियामेंट के अंदर जो है भविष्यवाणी किया कि 2% जो है जीडीपी में गिरावट आएगी। 2% से ज़्यादा गिरावट आई। लोगों ने कहा कि अच्छी भली गाड़ी चल रही थी, अर्थव्यवस्था की गाड़ी, और उसको जो है मैंने आप उसके टायर को अपने से गोली मार के पंचर कर दिया। देश उससे उबर नहीं पाया अभी तक। तो ये दिखाई दे रहा है कि इनको सिर्फ भारत माता की जय, क्यों कह रहे हैं भारत माता की जय? उसकी वजह है कि इस देश में मान लीजिए कि जो मुसलमान हैं, अब मुसलमानों का जो धर्म है वो कहता है कि मूर्ति पूजा जो है उनके धर्म में निषेध है। अब भारत माता आप कहते हैं, उनका जय कहते हैं, तो उनको लगता है कि भारत माता को एक मूर्ति के शक्ल में जो है जय कहने के लिए कहा जा रहा है। उनको जय हिंद कहने से कोई परहेज नहीं है, उनको भारतवर्ष जिंदाबाद कहने में कोई प्रयास झंझट नहीं है, उनको हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने में कोई परहेज नहीं है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है ये कहने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन जबरदस्ती आप जो है इस बात को कह रहे हैं ताकि माने जो भेद है हिंदू और मुसलमान के बीच में उसको उजागर कीजिए। अब अधिकांश हिंदू जो है इस बात को समझते नहीं है, उनको लगता है कि भारत माता की जय कहने में क्या हर्ज है भाई। तो हमने जो शुरू में आपको कहा कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो बांटने वाली विचारधारा है, और देखिए वही बांटने वाली विचारधारा और बांटने वाली बातों से क्या नाम है, हमारे नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के भी गद्दी पर बैठे और कई राज्यों में जहां चुनाव हुआ उन्होंने इसी तरीके का इस्तेमाल किया। और कल जब ये बोल रहे थे तो हमारे जैसे आदमी के ये में आया कि कल के पहले उन्होंने इस तरह की बात नहीं की थी। इसका मतलब है कि उनको माने जो फीडबैक मिल रहा है ज़मीन से, उससे उनको लग रहा है कि नहीं साहब खतरा है। तो उनके पास एक ब्रह्मास्त्र यही है कि किस तरह से बांट कर दो, किस तरह से ध्रुवीकरण कर दो हिंदू और मुसलमान के बीच में, और लोग भूल जाएं कि बेरोजगारी भी समस्या है, महंगाई भी समस्या है, भ्रष्टाचार भी समस्या है, और आपके पास चले हमें। तो वही उसी आधार पर, उसी तजुर्बे के आधार पर ही हमने ये बात जो है उस समय भी कही थी और आज भी हम कह रहे हैं। तो ऐसे ब्रह्मास्त्र से कितना नुकसान देख रहे हैं आरजेडी को या महागठबंधन को? देखिए आरजेडी को और इसको देखिए, एक बार जो माने हवा जो है बन जाता है उसको रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। अब देखिए जिस ढंग से माने ये कोई आज की बात नहीं है। अब देखिए कि पिछले दिनों जो नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया, अब जन्मदिन कई शहरों में दिखाई दिया कि बेरोजगार नौजवान जो है बेरोजगारी दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। ये मुद्दा ऐसा है कि लोग परेशान हैं, नौजवान जो है परेशान हैं,
और बिहार में तो और ज़्यादा परेशान है। बिहार में इसलिए और ज़्यादा परेशान है कि यहाँ देश में के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी जो है बिहार में बढ़ रही है, और नौजवानों की संख्या जो है यहाँ सबसे ज़्यादा है। 18 बरस से लेकर 23 बरस के उम्र के बीच में यहाँ 24% आबादी है। तो यहाँ बेरोजगारी को लेकर के जो परेशानी है, दूसरे यहाँ से पलायन किस ढंग से होता है। हमारा जैसा आदमी मानता है कि बिहार जो है वो एक उपनिवेश है, और बिहार के मजदूर पलायन नहीं करें और देश के अलग अलग इलाकों में नहीं जाएं तो लोगों का विकास की गाड़ी जो है ठप हो जाएगी। पंजाब और हरियाणा में अगर बिहार के श्रमिक नहीं गए होते तो हरित क्रांति वहाँ नहीं होती। अब देखिए कि महाराष्ट्र में नासिक में प्याज, माने बिहार के लोग चले आते हैं तो नासिक में प्याज चुनने वाला लोग जो है नहीं मिलता है। गुजरात में काम जो है ठप हो जाता है। तो बिहार को इस ढंग से रखा गया है ताकि देश को सस्ता मजदूर मिल सके, और इसके बारे में 15 वर्षों में नीतीश जी ने कुछ नहीं किया। बहुत सवाल है। अच्छा सर, आप बात कर लीजिए। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, और बल्कि प्रवासी जब लौट के आ रहे थे तो आपने कह दिया कि साहब इनको हम घुसने नहीं देंगे। आप कहते हैं कि पूरा बिहार हमारा परिवार है, प्रवासी आपके परिवार का सदस्य नहीं है। किस बेचैनी में वो चले आ रहे थे। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतने क्रूरता के साथ लॉकडाउन मैंने क्या घोषणा कर दिया। उसके पहले जो है ट्रम्प साहब आ रहे थे गुजरात में, उस समय उनको कोविड नज़र नहीं आया। बाहर से विदेशों से हवाई जहाज़ से जो लोग आ रहे हैं उस समय उनको कोई मैंने लॉकडाउन की आइडिया नहीं आया। उसके बाद अचानक आपने किया कि नहीं साहब 12 बजे रात के बाद आपको निकलना नहीं है। अब भले बताइए, जो प्रवासी थे आपने सोचा नहीं उनके बारे में कि उनका काम बंद हो गया, उनको मकान मालिकों ने घर से निकाल दिया, उनके सामने संकट है जीवन का कि कोरोना से मरें कि भूख से मरें। अब उस आपाधापी में लौट करके आ रहे हैं कि हम अपने घर चलें, अपने समाज में चलें, वहाँ हमको सहारा मिलेगा, और वहाँ चीफ मिनिस्टर कहता है कि नहीं साहब हम घुसने नहीं देंगे। यहाँ तक कि कोटे में पढ़ने वाले बच्चे जो थे, माँ बाप परेशान थे, अलग अलग राज्यों के लोगों ने बस भेज करके बच्चों को बुला लिया था। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर कहता है कि नहीं साहब, मैंने अगर हम बच्चों को बुलाएंगे तो लॉकडाउन के नियम का मैंने उल्लंघन होगा। तो बाद में जब उनको लगा कि नहीं साहब इससे हमको वोट का नुकसान होगा, आदमियत के भावना से नहीं कहा उन्होंने, वोट के लालच में उन्होंने उसके बाद देखिए किया। और उसके बाद जो है आप देखिए कि लोग आए, क्वारंटाइन किया, उसमें लूट हुआ, लूट लिया गया। कहा 40 लाख लोग आए और हर आदमी के पीछे 5,000 रुपये का खर्चा हुआ। उनको लुंगी दिया तो उनको गमछा दिया तो फलान किया ठिकान किया। मैंने जोड़ लीजिए कि कितना का लूट जो हुआ। उस समय जो क्वारंटाइन था वहाँ क्या इंतजाम था ये भी लोगों ने देखा। कई जगह हंगामा हुआ, कुछ नहीं, कोई इंतजाम ही नहीं था। तो ये हालत रही। तो ये तजुर्बा जो है लोगों का, वो तजुर्बा प्रधानमंत्री जी के एक भाषण से वो खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, उसको लोग भूल जाएंगे, ऐसा हमको नहीं।